सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। कैसे हैं आप, कैसे हैं तला? गुड मॉर्निंग। ऑल वेल। आपको भी गुड मॉर्निंग। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मंडे, अनदर वीक हैज स्टार्टेड वर्दा। एग्जैक्टली, मंडे का नया दिन। और संडे के बाद जब सुबह सुबह मंडे उठना पड़ता है तो थोड़ा सा आपको सुस्ती सी होती है कि कभी कभी होती है, जिस वक्त आपको लगे कि आपका संडे कहाँ गया पता ही नहीं चला। वैसे इस दफ़ा मेरा वीकेंड बहुत बिजी गुजरा था। वीकेंड्स आर ऑलवेज बिजी, लेकिन मुल्क का वीकेंड ही बहुत बिजी गुजरा वर्दा। आपको मालूम है बहुत कुछ हुआ इस वीकेंड पे, इट वाज वेरी हैपनिंग, मेनी डेवलपमेंट्स, मेनी मीटिंग्स, बहुत सारे काम, इकदामात, ऐलानात, प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले इमरान खान आते हैं टीवी पे, फिर मरियम साहिबा आती हैं टीवी पे जवाब देती हैं, और यकीनन मीटिंग्स बड़ी बड़ी हुई हैं। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के बहुत बड़े बड़े फैसले हैं। लेकिन आजकल एक वीडियो क्लिप है जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई है, उसने बड़ा लोगों को अट्रैक्ट किया हुआ है। हम न्यूज़ से सुनते रहते हैं, 9 बजे वाली या 8 बजे वाली हम बुलेटिन देखते रहते हैं, लेकिन ये जो एक रेगुलरली हम अपना सोशल मीडिया यूज़ करते रहते हैं मोबाइल पे, जब भी हम फ्री बैठे हुए होते हैं तलहा, तो हमारे नज़रों से कई वीडियोज़ गुजरती हैं और एक ट्रेंड सा सेट हो जाता है। जैसे कि बीच में अगर आप देखें कि एक वीडियो वायरल हुई थी पारी गर्ल की, वो जैसे ऐसे ही था कि ये मैं हूँ, ये मेरी कार है और हमारी पारी हो रही है, तो वो एक वीडियो वायरल हो गई। और इस तरह से फिर सब एक कहते हैं ट्रक के पीछे एक बत्ती होती है, उसके पीछे सब लाइन लगा के लग जाते हैं, फिर सब जगह पारी हो रही है की वीडियोज़ वायरल हो गई। और इस तरह से कई वीडियो, जैसे कच्चा बादाम, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। और फिर बीच में हमने देखा था कि एक बुध बाज़ार लगा हुआ था, या आई थिंक इतवार बाज़ार था, वहाँ पे एक जो वहाँ पे कपड़े बेचते हैं, वो जो सेल्स पर्सन, मैं कहूँगी उसको सेल्स पर्सन, वहाँ पे वो एक नए अंदाज में साड़ी तो नहीं, खैर कपड़े बेच रहे थे, लेकिन साड़ी के अंदाज में वो लपेट के बाकायदा गाने गा रहे थे और डांस कर रहे थे और कपड़े बेच रहे थे ना। तो उसमें तला आपको पता है खास बात क्या थी? लोग खरीदने वाले कम और उनको देख के आसपास से ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, और फिर कुछ लोग उसमें से खरीद भी रहे थे। तो आई थिंक ये थोड़ी टैक्टिक्स होती हैं, कह सकते हैं एज ए सेल्स स्ट्रैटेजी। आई एग्री। आपको याद है पुराने दौरे मदारी होते थे, वो कहते थे भाईजान, कदरदान, मेहरबान, आइए आपको दिखाऊं एक ऐसा सामान जो आपने पहले कभी ना देखा। तो ये ट्रिक्स होती हैं ऑफ कोर्स। लेकिन मैंने सुना आपके पास कोई नई वीडियो भी है, बड़ी लाल लाल वाली बातें कर रही हैं आप आजकल। आजकल आप अच्छा हुआ आज मैंने रेड कलर नहीं पहना, वरना तलहा कहते हैं आप भी उससे इम्प्रेस हैं। क्या है वो वीडियो, बताएं तो सही हमें। आपको दिखाएंगे भी, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल इस वीकेंड पे स्पेशली एक वीडियो वायरल हुई है कि ऐसे ही एक सेल्समैन है जो कि तरबूज बेच रहा है अपने पूरे ट्रक पे, और सिर्फ वो ही नहीं, बाकायदा पूरे साथ सराउंडिंग में पूरा शोर हो रहा है कि जी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं चाहूंगी इसकी आवाज भी सुनाएं आपके, माल है लाल है। नजर आ रही है जिस जज्बे से माल को लाल कह के ये दो लोगों को बेच रहे हैं, that is what's inspiring everyone। और दूसरी बात देखिए कि जिस तरह से बजा के म्यूजिक, माल है लाल है, तो वाकई वहाँ भी खड़े में थोड़ा दिल चाहता है इंसान का कि ओके फाइन, सुनो 2 मिनट के लिए। माल है लाल है, कंटेंट का काल है, यही वजह है कि ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं और लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। मीम सुना है इसके ऊपर, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बहुत सारी मीम्स भी निकाली थी, पता नहीं व्यूअर्स को दिखाना चाह रहे हैं, उन्हें दिखाना चाह रहे हैं। नहीं, वो हर जगह लाल ही लाल है हो रहा है ना, कि आप जिससे भी कोई बात करेंगे ना तो लाल है, ओहो लाल ही लाल है, हर चीज ना एक ट्रेंड बन गई है अभी। आजकल मुल्क की भी बड़ी लाल है। बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, देखिए क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में। हम बड़ी खबर पे जा रहे हैं अभी। बड़ी खबर पे जा रहे हैं, आज की टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं। यकीनन इट वाज अ हैपनिंग वीकेंड, बहुत सारे अहम फैसले, बहुत सारी बड़ी बड़ी मुलाकातें हुई हैं। इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर भी कश्मीर की बात भी होगी, फ़लस्तीन की बात भी होगी। नजर डालते हैं बड़ी खबर पे। पाकिस्तानी वफ्द का इजरायली सदर से मिलकर आना अमरीकी खुशनुदी के हुसूल का बना बहाना। सियासी अदम इस्तेकाम में फंसी हुकूमत ने अपने लिए नया गढ़ा खोद दिया। खान साहब की डेडलाइन में सिर्फ 3 दिन बाकी। पंजाब में पीटीआई रहनुमाओं की पकड़ धकड़ की कोशिशें, हमाद अजहर और यास्मीन राशिद समेत कई रहनुमाओं के खिलाफ पर्चे कट गए। शाहजेब इंतजार के बाद अब जजलान, कराची के जंगल के कानून का शिकार होंगे और कितने नौजवान। एक बार फिर इंसाफ के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। और मॉडलिंग की दुनिया से सिंगिंग तक का सफर, मीशा अली का सजना सॉन्ग आ गया, सोशल मीडिया पर धूम मची है।
टॉप स्टोरीज आपने जानी पड़ता। हाउ डू यू सी द मीटिंग बिटवीन पाकिस्तानी डेलीगेशन एंड द इजरायली प्राइम मिनिस्टर? इट्स वेरी सैड तलहा, इस बारे में हम तो क्योंकि सवाल ही नहीं उठता दूसरा, क्योंकि आप देखें अभी कुछ दिनों पहले, आई थिंक 2 दिन पहले इन्होंने 55 साल अपना सेलिब्रेशन किया है उन लोगों ने, इसराइल में हुआ है कि बैतुल मक़दस के ऊपर जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है उसकी सेलिब्रेशन मनाई है उन्होंने। यहाँ पे हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए था, यकजहती का इजहार करना चाहिए था, और उल्टा हमारी तरफ से एक डेलीगेशन गया है वहाँ पे उनसे मीटिंग करने के लिए, जबकि हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने क्लियरली कहा था कि पाकिस्तान का कभी भी इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और वो कभी भी, हम पाकिस्तानी कौम यानी कि हम कभी भी इसराइलियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अब इस तरह की एक मीटिंग होना, ये बात एक फैक्ट रखना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के सामने, वर्दा आपके सामने भी 1947 में पाकिस्तान बना, 1947 में ही इजराइल भी बना, और उस वक्त से हम कहते आए कि हम इजराइल को नहीं मानेंगे। बहुत दफा हम पे प्रेशर डाला गया, बहुत दफा हम पे इंटरनेशनल फ्रंट पे डिप्लोमेटिक तरीकों से दबाव डाला गया कि इजराइल को मान लें आपके मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन हमने कहा नहीं, हम अपने मसाइल बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब तक फलस्तीन मुसलमान भाइयों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम इजराइल को नहीं मानेंगे। और पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट पे कोई भी इजराइल ट्रैवल नहीं कर सकता, आपको वीजा नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी जाते हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट लेते हैं, फिर जेरूसलम मस्जिद अक्सा जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हद क्या है। हद तो ये है कि मैं पाकिस्तान के मुआशी मसाइल वाजे हमारे सामने कि हम बड़े खतरनाक राह पर जा रहे हैं, पेट्रोल की प्राइस, डॉलर, गोल्ड, एवरीथिंग इज एट इट्स हाईएस्ट, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने वैल्यूज खो रहे हैं, हम अपने इकदार खो रहे हैं। जिस चीज के लिए हम बने थे, जिस चीज के लिए हमने पूरी जिंदगी आवाज उठाई, जिसके ऊपर हम सर फखर से बोलते थे, सीना तान के बोलते थे कि हम जिस तरह कश्मीरियों के साथ खड़े हैं उस तरह हम फलस्तीनियों के साथ भी खड़े हैं, लेकिन सैडली हमने शायद पैसे की खातिर, और इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान वर्दा, आप टर्की को देखिए, टर्की ने भी इजराइल को माना है, अपने सिफारती ताल्लुकात रखे हैं, मीटिंग्स होती हैं, जाते रहते हैं। रिसेंटली भी उनके फॉरेन मिनिस्टर वहां पर थे, लेकिन साथ साथ इजराइल में बर्बरियत की इंतहा भी आपको बता दूं कि पिछले एक माह की बात कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं 14 अप्रैल को एक 14 साल के लड़के को गोली मारी गई जिसका नाम था कुसाई हममरा, वेस्ट बैंक में। उसके बाद 21 मई को एक 17 साल के लड़के को गोली मारी गई, इसके साथ एक 18 साल का उसका दोस्त था, वो भी जख्मी हुआ। और फिर 27 मई को दोबारा एक 14 साल के लड़के को गोली मारी गई, जैद सईद गुनैन, जिसको 14 बार गोलियां मारी गई उसके जिस्म में। अंदाजा कीजिए, मस्जिद अक्सा की वीडियोस आप देख रहे हैं, किस तरीके से यहूदी वहां पर जश्न मना रहे हैं। जुल्म की इंतहा है, बर्बरियत की इंतहा है, लेकिन क्योंकि हम गरीब इतने हैं ना, हाथ तो मिलाना पड़ेगा। जब आपका प्राइम मिनिस्टर खुद ही बात कहे तलहा, बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो फिर ये मंजर तो हमें देखने को मिलेगा आवाम को। और सैडली आप देखें, जिस तरह की आपने बातें बताई, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है, और ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही अफसोस के साथ हमारा डेलीगेशन जो है वहाँ पे मिलने गया। अच्छा, वैसे वो 2 हफ्ते पहले गए थे, वीक जो है वो अभी हुई है इजरायली सदर छुप छुप के मिले होंगे ना वर्दा, वो बैक डोर तो ओपन रखते हैं, और यही हुआ है कि बैक डोर से वो मिलने के लिए गए हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हुकूमत की कहूंगी रजामंदी शामिल है, हुकूमत ने वरना आप घुटने ऐसे टेक नहीं दिए, जा सकते। बाय हुक और बाय क्रुक पैसा आना है, डॉलर लाना है, मईशत को बचाना है, नहीं तो मुल्क गया। इसीलिए इजराइल से हाथ मिलाना होगा। हमारे साथ मौजूद है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, PTI के सीनियर रहनुमा भी रहे हैं, साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं, शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। एक तरफ बैतुल मक़दस के खराब हालात और मुसलसल मजालिम का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ इजराइलियों का बैतुल मक़दस पर कब्जे का जश्न भी हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी वफ्द का ये दौरा, टाइमिंग कितनी अहम है और इस तरह की मुलाकातों के पीछे क्या मकासद होते हैं, ये बता दें। और गुलामी चाहते हैं हमारी, और इमरान खान जो कहता है कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, ये उसी तरह उसी के खिलाफ एक साजिश है। और सारी मुसलमान कौम इसराइल को और कश्मीर में हिंदुस्तान के जुल्म को किसी कीमत पे नहीं मान सकती, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। शेख साहब, ये बताइएगा कि हमें इस वक्त खारजा महाज पर एक नहीं कई चैलेंजेस का सामना है, लेकिन अंदरूनी सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन क्या आप समझते हैं कि खारजा ताल्लुकात के लिहाज से ये दौरा अमरीकी खुशनुदी हासिल करने के लिए किया गया है? देखें, अमेरिका तो एक ही डिमांड है उसकी कि हम चीन से दूर हो जाएं। सारी कौम चीन के साथ है, चीन की दोस्ती लाजवाल है और हिमालय से बुलंद है। और एक जो नया ब्लॉक बन रहा था चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान का, उसके रास्ते में रुकावट खड़ी हो गई है। लेकिन हमारा जोग्राफिया बरसगीर में इतना अहम है कि हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हमें अमेरिका से भी अच्छे तल्लक रखने चाहिए, लेकिन चीन की कीमत पर नहीं। शेख साहब, ये भी कहा जा रहा है कि कोई सरकारी दौरा नहीं था, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस तरह के दौरे बैकडोर राब्तों के लिए होते हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारी रजामंदी भी शामिल होती है। ये तासुर कितना दुरुस्त है शेख साहब?
देखें, दौरे तो जो भी हो ना वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और पाकिस्तानी कौम में इसको नफरत से देखा जा रहा है और ये टेस्टर के तौर पे भी किए जाते हैं कि इसका कितना रिएक्शन होगा, इसको भी देखा जाता है। लेकिन पाकिस्तानी कौम इंडिया के कश्मीर के मसले में और इसराइल के मसले में यकजुबान है कि हमें ये कबूल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन मैं तो ये बर्दाश्त सोचने पर मजबूर हूँ इस वक्त कि कंटिन्यूसली इमरान खान साहब के ऊपर ये अटैक होता था, इजराइल का एजेंट और उनके ऊपर प्रेशर डाला गया था कि आप इजराइल को माने, उन्होंने नहीं माना था। बिल्कुल। अब जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, तो वो फौरन से प्रेशर में आ रहे हैं और कह रहे हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जिस तरह आपने कहा। हम क्योंकि फकीर हैं तो आप जो कहेंगे हम मान लेंगे, बस बोली लगाना अच्छी लगाना। तला, यहाँ पे मैं आपकी बात कहूँगी, जब आपने ये बात कही ना कि खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वो यहूदियों के एजेंट हैं, और ख़ास तौर पे तब जब लास्ट टाइम हज का रेट 4.5 लाख हुआ था, जो सरकारी हज है, जब 4.5 लाख हुआ था उसकी कीमत, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि ये यहूदियों का एजेंट है, ये नहीं चाहता कि गरीब लोग हज करें या मुसलमान अवाम हज को जाएं, इसलिए उन्होंने कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी सरकारी हज की। लेकिन आज ये तमाम लोगों का सवाल है, ये अवाम का सवाल है कि आज आप क्या करेंगे जहां पे 8.5 से 9 लाख सरकारी हज की जो है वो प्राइस हो चुकी है। अब आप बताएं इसका जवाब कौन देगा? अगर इसका जवाब हम लेंगे तो फिर वही ब्लेम शुरू हो जाएगा। लेकिन खैर सैडली हमारे यहाँ यही होता है कि जो भी हुकूमत आती है अगली हुकूमत को ब्लेम गेम करती है, और जो सिचुएशन चल रही है वो हमारे सामने है। खैर आगे बढ़ते हैं और बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो आपको यही बताते चलें कि खान साहब की डेडलाइन जो थी 6 दिन की, वो अब खत्म हो गई है। उसमें सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, होने वाली है बुध को ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी तक हुकूमती हलकों की जानिब से ऐसा कोई इशारा नहीं आया या ऐसी कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही जिससे हमें ये लगे कि शायद हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मुतालबा, यानी कि जिसका हम कहते हैं कि इलेक्शन का मुतालबा, डेट अनाउंस करने वाली है या वो मानने वाली है। उल्टा उन्होंने पीटीआई के रहनुमाओं ने क्लियरली कह दिया है कि जी हम अभी इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, और पीटीआई के खिलाफ पर्चे काटने का सिलसिला शुरू हो गया है। यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर समेत दीगर गिरफ्तारियां जो है उनकी कोशिश की जा रही है, और सारी सूरत हाल पर इतने सारे पर्चे, इतनी सारी FIR हैं। अब क्या होगा कानूनी टीम का लाहे अमल, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PTI रहनुमा ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब, कैसे आप फेस करेंगे इस वक्त जो है आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है, FIR काटी जा रही हैं, सबको पकड़ धकड़ का शिकार किया जा रहा है, मुकाबले की क्या तैयारी है आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मुकाबले की तैयारी तो हमारी भरपूर है, और सबसे पहली तैयारी हमारी ये है कि हमने गिरफ्तार नहीं होना, ये कोशिश करेंगे। ये आए दिन छुप के FIR दे रहे हैं ताकि ये जमानत ना ले ले, इसको पता ना चले कि क्या कहाँ पे FIR इसको फील्डिंग कहते हैं ना नियाज़ी साहब, इसको फील्डिंग भी तो कहते हैं कि बस बंदे को पकड़ना हो तो हर जगह छुप छुप के FIR काटो। बस ये फील्डिंग बिछा रहे हैं, और कोई नहीं, हम भी खिलाड़ी हैं, हम भी उनकी फील्डिंग से बचा के बाउंड्री मार। लेकिन वो तो कह रहे हैं इस्लामाबाद में आप अंदर आने नहीं देंगे, हमने ऐसे कानून कर दिए, ऐसी सिक्योरिटी कर दी, अभी कभी मार्च लेके ही नहीं आएंगे अंदर। अभी मार्च हुआ था 2 दिन के नोटिस पे, खान ने 2 दिन की डेडलाइन दे, 2 दिन का कहा था कि 2 दिन बाद मैं आ रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि अभी हमारी जैसे 2 दिन में ना उस तरह तैयारी नहीं होती, जबकि अब जो टाइम खान देने लगा है ना वो जरा तसल्ली से अपना 6 यानी कि अभी डेडलाइन आपने कहा ना वेडनेसडे को खान अनाउंस करेगा, और मोस्ट प्रोबेबली 10-15 दिन का टाइम देगा और टारगेट देगा कि अब हम आएंगे। और अभी भी आपको ये बता दूं कि खान जो धरना नहीं दिया या रुका नहीं है वो एक ग्रेटर कॉज के लिए है। वहाँ पे डी चौक पे इन्होंने फौज को डिप्लॉय कर दिया था, और वर्कर जिन्होंने सारे डी चौक के कंटेनर हटवा दिए थे, जो एक तरह से वॉर जीत के वहाँ पे खड़े हुए थे, अब वो इंतजार कर रहे थे अपने लीडर का, और लीडर सिर्फ उनके सामने नमूदार हो जाता तो उन्होंने शायद किसी की सुननी नहीं। वहाँ पे वो समझें कि जो है ना अनगाइडेड मिसाइल्स की तरह उन्होंने अटैक कर देना था, और वो पाकिस्तान का नुकसान था। हम एक्चुअली हमारी डिमांड एक ही है, हमारी डिमांड तो इलेक्शन है, और हम कहते हम असल हमारा मकसद है इस मुल्क में इलेक्शन कराना। और वो भी क्यों है, इस वक्त इस मुल्क में बेयकीनी की कैफियत है। मेरे से अगर कहे ना, अगर मुझसे पूछे पॉलिटिकल फायदा, हर गुजरते दिन के साथ मुस्लिम लीग नून एक्सपोज हो रही है। अभी जैसे आपने बात की इजराइल को तस्लीम करने वाली, अगर इनकी गवर्नमेंट ना आती और आज इनकी गवर्नमेंट
काफी दिन गुजार के आज ये बात यहाँ तक, अभी सोचे अगर हफ्ता पहले इनकी गवर्नमेंट चली जाती या 10 दिन पहले चली जाती, या जिस तरह खान साहब ने ही असेंबलियां तोड़ दी थी और इलेक्शन अनाउंस हो जाते, तो ये एक्सपोज कैसे होते? सही। आज अगर मुझसे पूछें, जुबैर साहब यही बताइएगा कि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों की डिमांड है इलेक्शन होना, अभी ज़िमनी इलेक्शन की जो शुरुआत हो रही है उसमें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिया है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन एक तरफ आप लोग इलेक्शन कमीशन से भी जो है वो राज़ी नहीं है, उनसे भी थोड़े से अख्तलाफ आते हैं, तो जो फिर इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे फिर उसका क्या होगा? क्या आप लोग एक्सेप्ट करेंगे अगर आपके हक में नहीं हुए तो? नहीं, बात यह है कि जो पंजाब असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, पंजाब असेंबली के, वो तो हम फाइट करेंगे। फाइट इसलिए करेंगे अगर तब तक, वैसे तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि तब तक हम इनको ले दे बैठेंगे। हम फाइट इसलिए करेंगे क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट वाली जो बदमाशी है ना, इसको हम पूरा चैलेंज देंगे। ये हमजा की गवर्नमेंट हम खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो आपको लगता है कि पंजाब से आप लोग विन कर पाएंगे? क्योंकि जैसे कि लोग देख रहे हैं, टीवी पे सुनने में आ रहा है कि पंजाब से आप लोगों को इतनी सपोर्ट नहीं मिली लॉन्ग मार्च में। नहीं, लॉन्ग मार्च में बहुत सपोर्ट मिली। आपको एक मैं मजे की बात बताता हूँ, आपके मीडिया का कैमरा भी ना, जहाँ पे आंसू गैस का शेल गिरता था ना, सही, आपके मीडिया का कैमरा भी वहां से भाग जाता था। सही। सो अभी मैं तो हमाद हो गया, मेरा टीवी पे नजर आया, डॉक्टर साहबा का नजर आया। मैं तो उन लोगों को भी जानता हूँ जो टीवी पे नहीं नजर आया और बहुत दलेरी से लड़े पीटीआई के लोग, पीटीआई के कैंडिडेट्स भी, पीटीआई के। देखिए, ये जो कैमरा होता है ना, ये आपको बहुत ऊपर ले जाता है। ये जिस पे कैमरा आ जाए वो हीरो बन जाता है, और जिस पे कैमरा नहीं आया वो बेचारा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जुबैर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्पॉटलाइट आ जाती है। जुबैर साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमेशा से इस बात पे नारे लगाते थे कि इमरान खान साहब यहूदियों के एजेंट हैं, और आज जब इजराइल से बात हो रही है तो बिल्कुल खामोश हैं। वो तो ऐसे लग रहा है जैसे खुश हैं इस पूरी सूरत हाल पर। तो ये कुछ डबल स्टैंडर्ड्स नहीं नजर आ रहे आपको? ये हमें तो हमेशा से पता था कि मौलाना साहब जो है ना, वो माशाल्लाह इस्लाम को जो है ना मुनाफकत की हद तक वो करते हैं। और मौलाना साहब माशाल्लाह अब बोले ना इस बात पे, इजराइल का अभी तक फतवे लग चुके होते, हमें तो इजराइल को तस्लीम करने का दबाव आ रहा था, तो इनको लगता था शायद ये दबाव ले नहीं पाएंगे। वो पहले से नारे लगा दिए कि इजराइल को तस्लीम करने जा रही है ये गवर्नमेंट, और फलाना और ढमकाना और फतवे सारे। तो इमरान खान साहब जो 3 साल 7 महीने और तकरीबन 21 दिन गवर्नमेंट में रहे, तो इमरान खान साहब ने अगर यहूदियों के एजेंट है तो क्यों नहीं तस्लीम किया? हालांकि तारीखी दबाव आया। आपको पता है कि यूएई ने तस्लीम कर लिया, सऊदीया भी उस तरफ जाने चाहता था, हमें साथ लेके जाना चाहता था। वो एक बड़ा चंक ताकि प्रेशर ना आए मुस्लिम उन ममालिक पे जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, उन पे प्रेशर ना आए, ज्यादातर लोगों को साथ लेके चलना था। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा जबरदस्त खान साहब ने he showed the nerves and he showed that he is a real leader। लेकिन अभी आगे इम्तिहान बहुत हैं सर, अभी तो आगाज है मेरे ख्याल से अभी नया सफर शुरू होना है, अभी इम्तिहान बहुत हैं इश्क के। सर देखें, हर सफर जो ना ये आपको आजमाता है, आप प्रेशर्स आते हैं आप पे, आपको आजमाता है। देखें, जैसे आपकी बॉडी ट्रेन होती है ना वजन उठा के, और फिर वो उसके अंदर रेजिस्टेंस लेके मसल डेवलप होता है, इस तरह आपके जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, ये भी ऐसे ही डेवलप होती है। और ये खान साहब से ज्यादा तो मेरा नहीं ख्याल पूरे दुनिया में मैंने कोई बंदा नहीं देखा जिसके अंदर इतनी मेंटल स्ट्रेंथ है। और कमाल की बात यह है कि जो मौलाना फजल रहमान एक्सपोज हो रहे हैं, आज मौलाना फजल रहमान की गवर्नमेंट खुद इजराइल को तस्लीम करने की तरफ जा रही है। मौलाना फजल रहमान की गवर्नमेंट जा रही है इजराइल से, वफ्द मिलने जा रहा है। मौलाना फजल रहमान खुद उसके साथ मामलात कर रहे हैं। तो मौलाना के जो सपोर्टर्स हैं, खैर अब तो मैं मौलाना, वैसे ही उसका नाम मौलाना है, अदरवाइज इज नॉट अ मौलाना, जो उसके सपोर्टर्स हैं उनको मैं कहता हूं कि गौर से इस सिचुएशन को देखें। खैर उनको एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, उधर उनको टीवी भी नहीं दिया जाता जिन मदरसों में वो बच्चे रहते हैं। कभी वो उनको ये सोशल मीडिया का पूरा एक्सेस मिल जाए तो फिर मैं आपको बताऊं कि मौलाना साहब आपके साथ कितने लोग चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खान नियाजी पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि डबल स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे हैं इस वक्त। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान हमेशा कहते थे यहूदियों का हम साथ नहीं देंगे, इसराइल को नहीं मानेंगे, इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाएंगे। लेकिन इस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत उनसे मिल रही है अंडर द टेबल, तो फिर वो खामोश बैठे हुए हैं, तस्वीरें भी आ गई हैं, सब कुछ मालूम पड़ गया। रहमान साहब खामोश नहीं है इस वक्त। अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी
और मौलाना फजल रहमान दोनों स्क्रीन से आउट हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे किसी चीज पे, कोई भी कुछ जरदारी साहब जब स्क्रीन से आउट होते हैं तो पीछे बड़ी खिचड़ी पक रही होती है सियासत के मैदान में, उनसे ऊपर फैक्ट है कि कोई नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात होगी सितारों की, बरदा जाएंगी सितारों का हाल जानने के लिए। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और जैसे ब्रेक पे जाने से पहले तलहा ने आपसे कहा था कि अब हम चलेंगे सितारों के हाल की तरफ। सितारों की तरफ थोड़ा देखने, नजर डालने। गर्दिश में है नहीं है आपके सितारे? ये तो मुझे पूछना पड़ेगा, मेरे सितारे क्यों गर्दिश में होंगे तलहा? आप मुझे राब्ते में रहती है ना सितारों से, रोज रात को सितारे। कैसे हो आप लोग? मैं राब्ते में नहीं रहती, मैं लोगों तक राब्ता करती हूँ, वो उनके राब्ते में होते हैं। सितारों का हाल या फिर टैरो कार्ड रीडिंग जिसे हम कहते हैं, वो हम गाइडलाइन के लिए यूज़ करते हैं और बहुत से लोग इससे अपनी गाइडलाइन लेते हैं तलहा। और इसमें आई थिंक कोई गलत बात नहीं है अगर आप कुछ देख रहे हैं, या बाज़ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ हैं या मुश्किलात का शिकार हैं, जैसे कि हमारी हुकूमत और हमारी अपोजिशन, दोनों में 36 का आंकड़ा चल रहा है। और इस वक्त किसी के सितारे उरूज पर होते हैं, किसी के सितारे जवाल पर होते हैं। जैसे कि पहले कहा गया था कि जी खान साहब की, अगर आपको याद हो तलहा, आपको भी याद होगा, ये हम मई में जब शो कर रहे थे, नहीं मई में या अप्रैल में शो कर रहे थे, तो हम कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट ने ये कहा था कि खान साहब के सितारे मज़ीद आगे अच्छी तरफ जा रहे हैं, उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा, लेकिन उनकी हुकूमत चली जाएगी। हम ये देख रहे हैं कि जी मकबूलियत में तो बहुत इजाफा हो रहा है उनकी, लेकिन अभी तक हुकूमत उनके मुतालबात मान नहीं रही है, और पता नहीं आगे क्या होगा। तो इस बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फेमस टैरो कार्ड रीडर फातिमा रसूल। जी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। अरे यू मोस्ट वेलकम, और थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला, अपने कीमती वक्त हमें दिया हमारे शो के लिए, और हमारे सवालों के जवाबात अब हमें आप देंगी। फातिमा, कार्ड निकालेंगी? जी जी इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, मैं चाहूंगी आप स्क्रीन पे भी कार्ड दिखाएं ताकि हमारे व्यूअर्स भी देख सकें कि क्या कार्ड निकाले। सबसे पहला सवाल मैं करूंगी, जो तमाम लोगों का सवाल है, आवाम का सवाल है, कि खान साहब की मकबूलियत में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन उनकी जो मुतालबात हैं वो हुकूमत नहीं मान रही है। तो आपको क्या लग रहा है, आगे के इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं या नहीं? देखिए जी, अभी मुश्किलात तो हैं हुकूमत को बहुत ज़्यादा। अभी इलेक्शन में तो बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, अभी इलेक्शन की तो हम बात ना ही करें तो बेहतर है। अभी तो हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना के हवाले से आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन, क्योंकि खान साहब तो डेट मांग रहे हैं इलेक्शन की, और दोबारा से अगर उनका 6 दिन की डेडलाइन पूरी होगी, दोबारा वो लॉन्ग मार्च पे निकल आएंगे, हुकूमत कंटिन्यूसली मना कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन कब तक होंगे? जी, इलेक्शन तो हमें नेक्स्ट ईयर होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस दौरान हुकूमत को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। जहां इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन की डेट का, वहां पे ये हमें मतलब यही चीज़ तवील पकड़ती नज़र आ रही है, तूल पकड़ती नज़र आ रही है। इसमें मुज़ाकरात में लॉकडाउन, हमें डेडलॉक की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। अभी ऐसी कोई मतलब कंडीशन नज़र नहीं आ रही कि जहां ये किसी फाइनल डिसीजन तक पहुंचेंगे इनके मुज़ाकरात हुकूमत के और इमरान खान साहब के। अभी तो मतलब ये ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रही। हुकूमत को अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा वो मतलब अपनी हुकूमत को ही लेकर उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और जैसे मैंने चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो आगे अमेरिका के आगे कह रहे हैं कि अगर हम घुटने टेक रही है, क्योंकि जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है बेगर्स कांट बी चूजर, और अब पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी कि क्या पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करना कैसा रहेगा? देखिए जी, एज सच तो कोई उसको फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा है इसराइल को तस्लीम करने से भी। मतलब इसमें कोई उनका फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, हमारा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, हमारे मुल्क का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, जिस नियत से लोग जा रहे हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। सही। बल्कि हम सब देखेंगे कि हुकूमत को मतलब सस्टेन करना अपना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो जाएगा। वो हाथ पांव अपने बहुत मार रही है, लेकिन जहाँ मतलब वो मतलब इन्हीं चीज़ों में मशगूल हमें रहते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान उन्हें काफ़ी टफ टाइम देते हमें नज़र आएंगे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी हुकूमत को बरकरार रखना काफ़ी मुश्किल होता चला जाएगा, और वो मजबूर हो जाएंगे मतलब अपनी हुकूमत को छोड़ देने पर, इलेक्शन की डेट देने पर। लेकिन अभी इसमें टाइम है, लेकिन होता है ना, कितना टाइम है आपकी नज़र में, आपको क्या लग रहा है कि अंदाज़न?
अभी तो कुछ महीने पड़े हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर हमें होते इलेक्शन नजर आ रहे हैं, अप्रैल मई में। अप्रैल मई में जाके, अच्छा जी, मार्च बिल्कुल। अप्रैल में आप कह रही हैं जाके आपको इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। सही। अच्छा, अगर ये बताएं कि अगर डेडलाइन जो खान साहब ने दी है 6 दिन की, उसके बाद जो ये लॉन्ग मार्च करते हैं तो उस पर आपको क्या लग रहा है, कितना प्रेशर ये बना पाएंगे हुकूमत पे, और उसके बाद आपको क्या सूरत हाल नज़र आ रही है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, क्योंकि मईशत का भी बहुत बुरा हाल है। जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल काफ़ी होते नज़र आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में डेडलॉक हमें होता नज़र आ रहा है। और जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई तो अभी और बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमत भी हमें बहुत ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है। इसके अलावा हमें काफ़ी ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी के ही इश्यूज नज़र आएंगे, हमें पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी की पड़ जाएगी इस वक्त। सही। क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा, थैंक यू सो मच। आपने हमें बताया सितारों के हवाले से कि क्या सूरत हाल। कह रही हैं कि इनको इलेक्शन इतनी जल्दी होते हुए अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, या अगले साल की ही बात कर रही हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। कि तला, आपको क्या लगता है कि अगर दोबारा से लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाती है खान साहब की तरफ से, तो आपको क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन सामने आएगी? कि अभी जो रद्द-ए-अमल सामने आया हुकूमत की जानिब से, वो तो बहुत ज़्यादा बुरा था। खान साहब बहुत सोच समझ के लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, बड़ी तैयारी उनको करनी पड़ेगी, पहले जितना खर्चा हुआ था उससे 10 गुना ज्यादा होगा, ज्यादा फेस मास्क चाहिए होंगे, बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होगी उनको लड़ने के लिए, जो मुझे अभी लग रहा है कि प्रॉब्लमैटिक है पीटीआई के लिए। लेकिन बात करें कुछ ताकत की बात निकली है, तो मैं आपको बताऊं वर्दा, आजकल नौजवानों में, न सिर्फ पाकिस्तान में, अमेरिका से लेकर दुनिया भर के मुल्कों में बहुत गंदा एक ट्रेंड आ गया है। लड़कों को बचपन से 2 ही चीजों का शौक होता है, एक बंदूक, एक गाड़ी। अगर गाड़ी उसको नहीं मिलती तो बंदूक से लग जाता है। और आजकल गेम्स इतनी सारी आ गई हैं, गोलियां चलाने वाली, हेडशॉट्स लेने वाली, चाकू से गर्दन काटने वाली, कि जिसके बाद बच्चों को बंदूक से खेलने का शौक बढ़ जाता है। और जब वो टीनेज में आते हैं तो वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं कि अमेरिका में आए रोज किसी न किसी स्कूल में फायरिंग होती है, 20-30 बच्चे मर जाते हैं, 20-30 जख्मी हो जाते हैं, और फिर वो रोना धोना करते हैं और अपनी गन पॉलिसी रिवाइव नहीं करते हैं, उसको इंप्रूव नहीं करते। बाइडेन गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा प्रेशर है, लेकिन लेट्स सी वो क्या करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। हम देखते रहते हैं, शाहजेब कत्ल केस हुआ, नौजवान बेचारा क्या कहें कि अपनी बहन के दिफा के लिए वो खड़ा हुआ था और किसी ने ताकत में आके उसको गोली मार दी। उसी तरह के केसेस कंटिन्यूसली हो रहे हैं पाकिस्तान में, क्राइम केसेस नौजवानों में, कि गोली मार दी छोटे से मसले के ऊपर, थोड़ी सी गाड़ी की साइड लग गई, आंखें दिखाई और गोली मार दी, किसी लड़की की वजह से गोली मार दी। इस तरह के भी सैड इंसिडेंट्स होते हैं। ऐसा एक इंसिडेंट कराची में 6 दिन पहले हुआ है, जहां निजी हाउसिंग सोसाइटी में जजलान नामी 18 साल का एक नौजवान कत्ल कर दिया गया। अलमिया यह है कि जब सोशल मीडिया पर शोर मचा तब हमारी पुलिस ने FIR दर्ज की। उससे पहले तक पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी हुई थी। जब मामला सोशल मीडिया पर उठाया गया तब कहीं जाकर काम हुआ। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, नॉट द फर्स्ट टाइम, हमेशा ऐसा ही होता आता है। सोशल मीडिया पे शोर मचाया जाता है, फिर एक्शन लिया जाता है, और क्या एक्शन हुआ, क्या कार्रवाई हुई, रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की, वो देखते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे इस पर। वर्दा बिल्कुल वेरी सैड, बहुत अफसोस की बात है। और तला, आपको पता है ये बात कि ये भी एक रोड रेज ही था। ये जिस निजी हाउसिंग सोसाइटी से गुजर रहे थे हाईवे की तरफ, वहाँ पे 2 लोग लड़के जो थे वो बाइक पे रेसिंग कर रहे थे। उन्होंने उनको साइड वगैरह दी, इन्होंने जजलान ने उनको रोका, मना किया, आपस में टकरार हुई, और उन्होंने अपने क्या कहेंगे आपके एक कहते हैं ना कि आपको एक नया जोश होता है, नया आपके ऊपर एक इक़्तिदार का जो है वो आप पे जुनून सवार होता है, उसमें आके इन्होंने इनको गोली मार दी और इतनी बुरी तरीके से जख्मी। अच्छा, इनके दोस्त भी जख्मी हुए हैं साथ में अलबत्ता, और दादी ने इनको पाला है, इनको बड़ा किया है। इनके एक छोटा भाई और एक बहन है, और बहुत अफसोस का मुकाम है। और इनके वालिद वैसे ही पहले इनका इंतकाल हो चुका था। और अच्छा, पहले तो सवाल मेरा ये है तलहा कि इन छोटे बच्चों के हाथों में, छोटे बच्चे ही कहेंगे, 17-18 साल के बच्चे ही होते हैं, इतने बड़े तो होते नहीं, बस नया जवानी का जोश होता है तो इस तरह की हरकतें कर जाते हैं। लेकिन इनके पास ये असला आता कहाँ से है? अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो किसको गिरफ्तार किया जाए? क्या पेरेंट्स के ऊपर, माँ बाप के ऊपर FIR काटी जाए कि भाई वो बच्चों को कैसे इस तरह से खुला असला दे देते हैं? लड़के का जो बाप है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके नाम पे वो बंदूक थी। अब सोचने की बात है कि हम वालिदैन को यहाँ ब्लेम करेंगे, लाजमी करेंगे कि जो असला अपने घर में रखते हैं और अपने बच्चों को बता देते हैं कि बेटा ये बंदूक यहाँ रखी हुई है, कभी भी आपको खेलने के लिए चाहिए हो तो उठा लेना। और ऐसा ही हुआ कि बाप ने बंदूक अपने दिफा के लिए, फैमिली के दिफा के लिए घर में रखी थी। जवान बेटा आया, बंदूक उठा के ले गया, अपनी दुश्मनी निकाल के लिया। पहली चीज़ हमें जो सीखनी है, बंदूक बच्चों की पहुंच से दूर रखें घर में। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे सीखनी है, बच्चे नौजवान जब रोड पे निकलते हैं, नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं, नई नई मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, तो हमेशा से वो रोड रेज करते हैं, जिगजैग्स कर रहे होते हैं, वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, गाड़ी भगा रहे होते हैं, स्क्रीच मार रहे होते हैं। बच्चों को समझाएं कि
अगर आप उनको इजाजत दे रहे हैं सब कुछ करने की, तो वो किसी और की जान खतरे में ना डालें, किसी और के लिए मुश्किल का बायस ना बने, दूसरों का ख्याल रखें। ये जो सड़क है ये पब्लिक की है, ये सब की है, ये किसी एक शख्स की नहीं है, इसीलिए सबका हिस्सा रखना है उसके अंदर और सबका ख्याल रखना है और रूल्स की पासदारी करनी है। सैडली ऐसा नहीं होता है, बड़े बाप के बच्चे होते हैं, जैसे ही बेटा बड़ा होता है गाड़ी की चाबी, मोटरसाइकिल की चाबी, जा बेटा घुमा, बाप की तरफ से तोहफा है, ना उस बच्चे ने कभी मेहनत की है ना कहीं मुश्किल देखी है, और फिर वो जब रोड पे निकलता है तो ऐसे चलता है जैसे उसके बाप की सड़क है। इसीलिए हमें सोचना चाहिए कि हमारे वालिदैन किस तरह अपनी परवरिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपनी गलतियां सही कर लें तो ऐसे वाकयात ना हो। वर्दा बिल्कुल गलतियां सही कर लें और बच्चों को सिखाएं कि जान किसी की इतनी सस्ती नहीं है कि आप सिर्फ तैश में आके गुस्से में आके किसी की भी जान ले लें। ये परवरिश का शुरू से एक हिस्सा बनाना चाहिए तलहा की इंसानियत आप अपने बच्चों में ज़रूर डालें। खैर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में, और उम्मीद करते हैं कि तलहा और वर्दा आपकी सुबह बहुत ही अच्छी गुजरी होगी। हमारी शुरुआत अब हो रही है। वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन जैसे कि आप सुन रहे हैं ये बैकग्राउंड म्यूजिक आपको बता रहा होगा कि माय नेम इज चिकी बट माय नेम इज नॉट चिकी, पर ये एक ट्रेंड निकला हुआ है तलहा, और जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है जो डिफरेंट हो वो वाकई ट्रेंड बन जाती है। जैसे हम बचपन से कच्चे बादाम खाते आ रहे हैं, स्पेशली जब तारिक रोड शॉपिंग के लिए जाते थे तो कच्चे बादाम पर एक्स्ट्रा नींबू छिड़कवा के खाया करते थे। पर अब जब से ये गाना बना कच्चा बादाम, तब पता चला कि ये ट्रेंड भी है और आधी दुनिया को पता चला कि अच्छा बादाम कच्चा भी होता है। अब ये चीकी चीकी जो है ये ट्रेंड बन चुका है और दुनिया भर में ट्रेंड फैल चुका है। आपको वीडियो भी दिखाएंगे, हमारे प्रोड्यूसर मुदस्सिर साहब की बड़ी जबरदस्त ख्वाहिश थी कि ये फेवरेट वीडियो है उनकी आजकल, रिंगटोन भी ये रखी हुई है उन्होंने। आज की रिंगटोन भी मुदस्सिर हम यही रखने वाले हैं, तो इसकी कोई वीडियो बहुत सारी वायरल हुई है, उसमें कुछ सिलेक्टेड आपको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है आखिर दुनिया में। व्हाट इज दिस चिकी? ये 4 बच्चों ने मिलकर बनाया है जिनके ग्रुप का नाम है दी बिलियन, और बिलियन के करीब इनके लाइक्स होने वाले हैं, जो कि एक ह्यूज नंबर है। चिकी 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 कहीं एक बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चे आजकल समर हॉलीडेज पे हैं, जून जुलाई है, वो क्या होता है कि छोटे बच्चे वो यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं और एक वीडियो वो चलाते हैं। अब वो एक वीडियो में उसको में इतना मगन हो जाते हैं कि वो लूप पे देखते रहते हैं। वो एक बच्चा एक वीडियो 500 मरतबा देखता है और वो देख के कंटिन्यूसली एंजॉय कर रहा होता है, व्हिच इज आल्सो नॉट हेल्दी एंड नॉट गुड फॉर किड्स एज वेल। तो ऐसा ही है, और ये जो लाइक्स इतने बढ़ते रहते हैं ना लोगों के, मेरे ख्याल में एक बच्चे ने जो है वो आधे मिलियन लाइक्स तो दिए हुए, व्यूज जो है इतनी मरतबा जो है वो बच्चे। अच्छा, एक बेबी शार्क जो है बहुत फेमस हुआ था और उसके बाद मुझे लग रहा है कि अब ये चिकी फेमस होने वाला है। मैं कहता हूँ बेबी शार्क को जिस तरीके से काउंटर किया था अबरार साहब ने, हेड सॉफ्टवेयर, इसी का बदला करण जौहर ने लिया, उनका गाना बगैर पूछे यूज कर लिया। पर उन्होंने क्रेडिट दिया, बहुत आला, लेकिन क्रेडिट दिया वो बाद में जब उन्होंने केस कर दिया और केस की धमकी दी तब क्रेडिट मिला, उससे पहले तो उसे पता भी नहीं था कि ये किसी अबरार। अपने प्रोग्राम टिकटॉक शो में ये वाला डांस करके दिखाना हमें कल। सर मैं आप अगर मेरा साथ देंगे तो मैं डेफिनेटली मैं वादा करता हूँ अपने व्यूअर्स से कि वोकल्स होंगे आपके साथ मेरे। इसमें 2-3 लोग जो है वो जरूरी है इस गाने के लिए, क्योंकि बनाई 4 बच्चों ने, इसका अलग अलग वर्ड अलग अलग लोग जो है वो यूज करते हैं। खैर एक और वीडियो आपको दिखाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने चिकी चिकन जो है वो देख लिया। अब आपको दिखाते हैं एक भालू की वीडियो जो बच्चे को खाने के लिए आ रहा है, और सुपर डैड की वीडियोस आपने बहुत, सुपर मॉम के नाते उस बच्चे को उसकी मां ने जो है उस भालू से बचाने की कोशिश की है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और ये दिखाने का मकसद ये है कि जो लोग अपने बच्चों को लेकर के खौफजदा हो जाते हैं, वैसे जब बच्चे की बात आती है तो हमने देखा है चूहा भी जो है वो शेर बन जाता है। ऐसा ही था ना? नहीं, ऐसा नहीं है। चूहा कभी शेर नहीं बन सकता, याद रखना, चूहा चूहा रहेगा। अच्छा, यानी आपके लिए इडियम्स जो है वो काम ही नहीं करते, काम ही नहीं करते। जब फहीम आता है ना सुबह को मॉर्निंग शो में, मेरे सारे इडियम्स इडियट्स बन जाते हैं। इडियम्स होने ही नहीं चाहिए। ये देखे आप, ये एक भालू जो है वो जा रहा है, बच्ची उसकी माँ जो है वो भागी और भालू से बिना खौफ खाए उसने अपने बच्चे को बचा लिया है। इसका कहने का मकसद ये है कि भाई साहब सस्ते प्लाट के चक्कर में जंगल में घर ना बनाया करें, एहतियात करें, जंगल को आबाद होने दें, बल्कि जंगल जो है वो जानवरों की टेरिटरी है, उसके अंदर आप प्लीज़ इंटरवेन ना करें, जैसे आप चाहते हैं आपके कॉन्क्रीट जंगल में जानवर ना आए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है इनके लिए। आपका क्या ख्याल है वर्दा इस बारे में? नहीं, ये बाहर मुल्क में वैसे भी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे इजीली जो है वो एनिमल्स इस तरह से घरों में घुस जाते हैं। पहले बिल्कुल कंट्री साइड आप कह सकते हैं, क्योंकि वैसे पहले भी हमने देखा था कुछ एलिगेटर्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, वो भी घरों की तरफ आ गए थे। ऐसा ही तो ये हो जाता है। लेकिन चूहा कभी शेर नहीं बन सकता। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूं। चले हम कोशिश करेंगे कि शायद वो बन जाए। बहरहाल सब्जियां बड़ी महंगी हो गई हैं, हमें पता चला है कि आजकल खुराक के लिए जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं, जैसे कि मूली, नहीं मूली तो मामूली है सर,
गाजर भी नहीं, जैसे कि घी, तेल, और इसके साथ साथ अब पता चला है कि सब्जियों पर भी जो है वो ये एक अजाब आ गया। रेट क्या चल रहा है? लीमू का रेट क्या चल रहा है बताइए? लीमू 1000 रुपए किलो चल रहा है। 1000 रुपए किलो। मैं कहता हूँ जी राजू रस्तोगी की माँ को सलाम है, 3 इडियट्स के राजू रस्तोगी की माँ को सलाम है, जिन्होंने इतने साल पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि पनीर और नींबू तो इत्तो सा मिलेगा सुनार की दुकान पे। अब सुनार की दुकान पे नींबू लेने के लिए जाएंगे हम, क्या गार्ड बैठे हुए थे सर, क्या लेने के, क्या दिखाओ, वो फ्रेम निकाले जी, ये लीमू है, ये खट्टा लीमू है, ये थोड़ा सा मीठा है, इसमें जूस ज्यादा है, ये आप लिम्का के लिए यूज कर सकते हैं या टॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं या आप नमक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप चाहे। लोगों ने लीमू खाना छोड़ दिया, लीमू सब्जी वाला भी नहीं रख रहा है। अगर आप सब्जी की दुकान पे चले जाए लीमू लेने के लिए, कहेंगे बाजी लीमू है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि कोई खरीद नहीं था। कौन खरीदेगा 1000 रुपए का? देखिए, जब सब्जियां इतनी महंगी हो जाए तो मेरे ख्याल में तो आपको ये करना चाहिए कि आपको ये सब्जियां अपने घर में उगानी चाहिए। अपने घर में आप एक कॉर्नर बनाइए, जिनके पास ज़मीन का घर है स्पेशली, वो तो ये कॉर्नर बना ले फौरन, जहां पर आप ये छोटी मोटी सब्जियां जो कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में आती हैं, जैसे हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, नींबू, टमाटर, ये चीजें तो आप घर में ऑर्गेनिक तरीके से उगा ही लीजिए। लेकिन महकमा ज़राअत ने ना इन सब्जियों के पैसे जो है ना कंट्रोल करने के लिए एक प्लान दिया है कि किस तरह आप किचन के अखराजात कम कर सकते हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देख लेते हैं। अभी हम जब रिपोर्ट चल रही थी तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये उगाना आसान है या नहीं। वर्दा कह रही थी कि बहुत मुश्किल है, और इन्होंने जब भी जो है वो लीमू उगाने की कोशिश की है, जैसे कि कुछ तो आसान है लेकिन कुछ मैं यही आपको बता रहा हूँ, वो सीमोथोर ज्यादा जमीन हो सकती है। आप पहले सॉइल टेस्ट करवाइए, फिर उसके बाद जो है वो, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मुस्लिम रजा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आप माहिर मालियात भी हैं, बोटानिक्स की भी नॉलेज रखते हैं। ये बताइए कि इस वक्त किस तरीके से हम उगाएं? एक बिगिनर के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे, जिसने कभी कुछ ना उगाया हो, जिसकी नॉलेज जीरो हो? हाउ शुड ही स्टार्ट? अगर वो पहली बार अपने घर में कोई सब्जियां उगाना चाहता है, पहला कदम क्या होगा? मुस्लिम रजा सैयद साहब। मैं हमेशा ये बताता रहा हूँ कि आप आजकल जो वर्टिकल ग्रोथ है इस वक्त पूरी दुनिया में जो लड़ाई है वो किसी चीज़ की लड़ाई नहीं है। लड़ाई जो है वो पेट की लड़ाई है। अगर इस वक्त तकरीबन 600 मिलियन पीपल फ्रॉम पैसिफिक एशिया से अबाउट 400 फ्रॉम अफ्रीका, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्यूट स्टारवेशन का शिकार हो सकते हैं। अगर हमें इसको ओवरकम करने के लिए, इसको काबू पाने के लिए, हमें अपने ग्रो योर ओन फूड का हमारा एक प्रोजेक्ट है कि वो यही है कि आपको फूड को सिक्योर करना है, अपने ग़िज़ाई मामलात में खुद कफील होना है। उसका तरीका यही है कि आप चाहे अपार्टमेंट में रहते हो, चाहे या आपकी कितना छोटा भी अपार्टमेंट क्यों ना हो, उसमें बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ से आप अपनी अपार्टमेंट में कैसे उगा सकते हैं मुस्लिम साहब? रोज कंजम्पशन की जो चीज़ें हैं, जिसमें पुदीना है, धनिया है, हरी मिर्च है, टमाटर है, ये सब चीज़ें जो है वो आप पॉट्स में, टायर्स में, छोटे छोटे कंटेनर्स में उगाकर आप इस अपने बजट में एक बहुत खातिर ख्वाह कमी कर सकते हैं। और इस महंगाई के दौर में इस वक्त, जबकि आज से तकरीबन कुछ साल पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये नींबू जो है वो एक वक्त आपको ऐसा आएगा कि नींबू आपको 600 रुपए किलो मिलेगा, लेकिन आज नींबू 1200 रुपए किलो भी फरोख्त हुआ है। तो 1000 रुपए का मेरा मकसद ये कि इस वक्त इस दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज है वो फूड सिक्योरिटी का चैलेंज। आपने कबूलियत के वक्त पे प्रेडिक्ट कर दिया था गालिबा। आपने स्टेयरकेसेस में, बैल्कनीज में, रूफटॉप्स में आप चीजें उगाएं, उससे एक तो एक आपकी एनवायरनमेंट बेहतर होगी, नेचुरली जितनी ग्रीनरी होगी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारा मुस्लिम साहब मेरा एक सवाल ले लीजिएगा खता कलामी के लिए माजत। मुस्लिम साहब, कितने अर्बन एरियाज हैं उसमें बिल्डिंगों का जुमा बाजार बन चुका है, उसको आप ओवरकम करने के लिए अपने घर से शुरू करें। और सबसे पहले वो मुस्लिम साहब शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन ये बताइएगा कि हम शुरू करें कैसे, किस तरीके से इस चीज की शुरुआत हो कि हम हमेशा से जो है वो ये पौधे लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें पानी ज्यादा मिल जाता है, रोशनी कम मिलती है। इसे मेंटेन कैसे किया जाए, इसके बेसिक्स क्या है, ये प्लीज क्लियर कर दीजिए। गवर्नमेंट ने अभी आपको उनको आवाज नहीं जा रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको आवाज नहीं जा रही। और बहुत की सब्जियां मौजूद होंगी वो आप लगाएं, और ये बिल्कुल इस पे घबराएं ना कि कुछ सब्जियां उसमें मरेंगी भी, कुछ में बचेंगी भी, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। और ये तमाम इस शौक का एक हिस्सा है या खुद का एक हिस्सा है। और इसको अब ये हाई टाइम है, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो फूड सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है
वो ग़िज़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम रजा सैयद साहब मौजूद थे और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि कैंपेन है ग्रो योर ओन फूड, यानी आपको जो खुद खाना है, जो खुद कंज्यूम करना है, उसको खुद उगाना शुरू कर दीजिए। और जिस तरह वो इशारा कर रहे थे वर्दा, जो आपका सवाल था कि अपार्टमेंट में कैसे छोटी बैल्कनियां, कॉरिडोर्स, छत इस्तेमाल करें, ग्रीन हाउसेस बनाएं। आप ऐसा मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा हुआ है कि देखिए प्याज उगाना बहुत आसान है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ये आप आसानी से उगा सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कुछ जगहों पे जब आप पॉट में छोटे से पौधे होते हैं उनको फिर बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है। वो बेसिक्स की बात कर रहे हैं, वो बेसिक्स है, उससे शुरू करें। जैसे हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया, ये बहुत ही लिमिटेड स्पेस में इजीली हो सकता है और ये रोजमर्रा की चीज है, स्पेशली कड़ी पत्ता। लेकिन रजा साहब, कड़ी पत्ता तो बहुत जरूरी है। मुस्लिम रजा साहब जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, जिस तरफ फ़हीम एंड वर्दा दुनिया के सारे इस वक्त जो बड़े बड़े इदारे हैं कंटेंट के, न्यूज़ के, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज ने हमारी फूड सिक्योरिटी को, कोविड-19 ने फूड सिक्योरिटी को, कॉन्फ्लिक्ट्स ने, ये ट्रिपल सी हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, कोविड-19, क्लाइमेट चेंज ने फूड सिक्योरिटी को बहुत मुतासर किया है। दुनिया भर में जंगें हो रही हैं, यूक्रेन वीट सप्लाई करता था, गंदम दिया करता था बहुत सारे ममालिक को, वो नहीं जा रही है। लाखों टन गंदम वहां फंसी हुई पड़ी हुई, एक्सपोर्ट करने नहीं दी जा रही है, वो लोग अपील कर रहे हैं भेजने दे। वजह क्या है? दुनिया को ये चाहिए, लोग भूखे मर रहे हैं क्योंकि उनका ही सिस्टम था वहां से खरीदने का, सिस्टम एक साइकिल थी। लेकिन इस वक्त दुनिया भर में कहा जाता है कि अगले चंद सालों में आबादी डबल होती जा रही है, मुंह बढ़ते जा रहे हैं, पेट बढ़ते जा रहे हैं, खाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए लेकिन पैदावार कम होती जा रही है। ऐसे में फूड सिक्योरिटी बहुत खतरे में है। क्या वाकई ऐसा है? सेगमेंट उतार चढ़ाव में राइट। और यकीनन सिचुएशन हमेशा सीरियस इस वक्त इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हम लोग गंदम एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का वीकेंड पे इजलास हुआ है फ़हीम, और उन्होंने क्या अप्रूवल दिया है? उन्होंने अप्रूवल दिया है कि 2 लाख टन यूरिया इंपोर्ट किया जाए और तकरीबन गंदम के लिए कहा है कि 3 मिलियन टन यानी 30 लाख टन गंदम मंगवाई जाए। मेरा सवाल यह है कि हम तो हमेशा से एग्रीकल्चर कंट्री थे, ऐसा ही है, हम तो अपनी खपत के लिए भी पैदा करते थे, एक्सपोर्ट के लिए भी करते थे, लेकिन हालात ये हो गए हैं कि पैदावार, जिस तरह हमने प्रोग्राम में पहले कहा, दुनिया में कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जब डॉलर का रेट अच्छा लग रहा होता है तो लोग, हमारे फार्मर्स कहते हैं मैं क्यों रुपए में बेचूं, जब डॉलर पे मुझे इतना अच्छा रेट मिल रहा है तो मैं क्यों ना पैसे की खातिर ये गंदम, ये मकई बाहर भेज दूं और अपने पाकिस्तानियों को, अपने मुल्क की जरूरत को, अपने मुल्क की डिमांड को इग्नोर करते हुए यहां पर क्राइसिस क्रिएट होने दूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल चैपल साहब, आप हैं सीरियल एसोसिएशन के चेयरमैन। मुजम्मिल साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। डॉक्टर अब्दुल करीम साहब, पाकिस्तान पोल्ट्री फार्मर्स के भी रहनुमा, हमारे साथ होंगे। मुजम्मिल साहब, पहले आपसे पूछना चाहूंगा, इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो मेज है हमारी, मकई है, उसकी शॉर्टेज होने वाली है और पोल्ट्री एसोसिएशन आवाज उठा रही है, अपील कर रही है हुकूमत से कि इसको एक्सपोर्ट ना करो, नहीं तो फीड महंगी हो जाएगी। फीड महंगी हुई, अंडा महंगा होगा, मुर्गी महंगी होगी और तमाम पोल्ट्री के आइटम्स के ऊपर इंपैक्ट आएगा। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर मुजम्मिल साहब? सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। सबसे पहली बात तो ये है कि सर एक बात मैं आपको बताऊं कि इसकी हमारे पास मुल्क में 3 क्रॉपें होती हैं, एक समर की क्रॉप होती है, 2 विंटर की क्रॉप्स होती है, और हमारी जो क्रॉप है उसमें 90 लाख टन की ये क्रॉप है, बहुत बड़ी क्रॉप है। पहले के जमाने में हमारे यहाँ कॉटन भी बहुत ज्यादा उगती थी, अब लोगों ने रिप्लेसमेंट इसको किया है और हमारी जो फी एकड़ पैदावार है तकरीबन 80 से 100 मन फी एकड़ है, ठीक है, और इसमें कोई शॉर्टेज नहीं है। हम तकरीबन 2006 से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आज 2000, और तकरीबन समझ लें कि पोल्ट्री की जो कंजम्पशन है वो 5 मिलियन मेट्रिक टन है और बाकी दूसरे दीगर की जो है तकरीबन 2 मिलियन है। इसमें एक्सपोर्ट जो है हमारा मुश्किल से 5 से 6 लाख टन जो है एक्सपोर्ट होता है और तकरीबन ज़र मुबादला उससे 150 से 200 मिलियन डॉलर हम जो है वो हर साल कमाते हैं। ये एक समझ लें कि इतनी अच्छी हमारी मार्केट एक बनी हुई है और हमारे पास प्रोडक्शन की भी कोई किल्लत नहीं है। आप समझ लें कि पिछले कोई 1 हफ्ते से माल जो है वहाँ पे आ रहा है गल्ला मंडियों में, किसी जगह 20,000 बैग, किसी जगह 30,000 बैग। ओवरऑल अगर आप देखें तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख बैग पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अराइवल आ रही है और इस वक्त काम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ कोई शॉर्टेज नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट का जो प्राइसेस है वो इस वक्त हाई है, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है प्राइसेस हमारे यहाँ भी जमींदारों को मिलनी चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लगाएं। अगर हम अपने जमींदारों को दबाएंगे, एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाएंगे तो उस पे आएगा। यानी फार्मर्स का बिल्कुल ख्याल रखना है। मुजम्मिल साहब, आई कम बैक टू यू। हमें जॉइंट और अब्दुल करीम साहब, आप नॉर्थ रीजन के चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन है। अब्दुल करीम साहब, आपने बात सुनी, मुजम्मिल चैपल साहब कह रहे हैं कि हम 3 दफा मक्की की फसल उगाते हैं, 1 दफा समर में, 2 दफा विंटर में। हमारे पास वाफिर मिकदार मकई मौजूद है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है मेज के लिए, और एक्सपोर्ट करना भी जरूरी है ताकि फार्मर्स को उनका हक मिल सके और वो भी ग्रो कर सके। आप क्या कहेंगे उसके ऊपर?
जी यकीनन मैं मुजम्मल साहब को एंडोर्स करूंगा। ये मकई की फसल जो है पिछले कई सालों से बड़ी अच्छी तरक्की करती है, बल्कि हमारी 5वीं फसल बन चुकी है और इसमें पोल्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें। लेकिन इस साल थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि दुनिया की इस वक्त ग्रेन प्रोडक्शन की सूरत हाल पिछले सालों से ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस साल में कई ग्रेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने अपना रिव्यू किया है कि वो हम लोग शायद इस वक्त इस पोजीशन में ना हो कि अगर शॉर्टेज हो तो हम मकई जैसी ग्रेन को इंपोर्ट कर सके। आई थिंक मैं ये नहीं कहता कि बैन लगना चाहिए, लेकिन इसमें कम से कम रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो फिगर्स आती हैं वो इतनी ठीक नहीं होती और वो उस वक्त पता लगता है जब कि हम फसल को कंज्यूम कर चुके होते हैं, ख़त्म कर चुके होते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको रिव्यू करना चाहिए ज़रूर कि आया हम कितनी कॉर्न एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कितनी हमें इस साल चाहिए, और एक रियलिस्टिक फिगर को पहुंचना बहुत जरूरी है। अब्दुल करीम साहब, योर रिकमेंडेशंस, आप क्या रिकमेंड करेंगे हुकूमत को? मैं रेकमेंड करूंगा जी कि कॉर्न को रिव्यू करें, इसकी एक्सपोर्ट को अगर ठीक है बैन तो ना हो, लेकिन पता लगे कितनी हम कर सकते हैं, ताकि कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए उसके एक्सपोर्ट पे। और ये सिर्फ इस साल के लिए है, हो सकता है अगले साल अच्छी कॉर्न लग जाए और वो ये ख़त्म हो जाए काम। जिस तरह कॉर्न की इंपोर्ट पे ड्यूटी लगी हुई है 40%, वो इसलिए लगी हुई थी कि कॉर्न की लोकल प्रोडक्शन को इनकरेज करना था। और मेरे ख्याल अब वो रेगुलेटरी ड्यूटी भी शायद इस वक्त 30% की जो लगी है वो गैर ज़रूरी है, शायद किसी वक्त आपको इंपोर्ट करना पड़े ये। राइट, रेगुलेटरी ड्यूटी के बाद मुजम्मिल साहब आखिरी चंद सेकंड से अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी तजावीज़ पेश कर दीजिए हुकूमत को। सर मसला ये है कि हमारा मुल्क जो है इस वक्त डॉलर्स की परेशानी में है और इसमें हम रिव्यू जरूर करें। बात यह है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे पास सरप्लस तकरीबन 1 से 2 मिलियन से 2 मिलियन टन है इस वक्त भी, ठीक है। तो हमें कोई इसमें कोई मसला नहीं है। एक्सपोर्ट 5-6 लाख टन की होती है। कंटेनर्स की इस वक्त शॉर्टेज है, एक्सपोर्टर्स ने ऑर्डर लिए हुए। अगर हम बैन लगाएंगे तो हमारे मुल्क का नाम भी खराब होगा। और इस वक्त हम जो ऑन ग्राउंड देख रहे हैं माशाल्लाह हमारे पास अच्छा खासा माल आ रहा है और इस वक्त पोल्ट्री वाले माल नहीं ले रहे हैं, एक्सपोर्टर्स ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको चलने दें, काम को चलने दें और रिव्यू भी करें, काम को चलने दें। मुजम्मिल चापल साहब सीरियल एसोसिएशन के चेयरमैन है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ अब्दुल करीम साहब नॉर्थ रीजन चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। रहते मक्की के फसल को और यकीनन मेज की जो सूरत हाल है बर्दा और फहीम आपने सुना कि हमारे पास ये फसल वाफिर मिकदार में, लेकिन साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी है, किसानों के पास पानी नहीं है आजकल। अगर पानी नहीं होगा तो मक्की भी नहीं होगी, गन्ना भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही तरह जैसा कि आपने सिंध में मिसाल सुन रखी होगी कि एक जरदारी सब पर भारी, तो उन लोगों के लिए ये सवाल बनता है जो इस वक्त बिना पानी के सिंध में मौजूद हैं, जिनके पास पीने तक के लिए पानी नहीं है। तो ये जो जरदारी साहब बहुत ज़्यादा भारी हैं, उनसे गुजारिश ये है कि प्लीज़ उनकी तरफ भी थोड़ा सा रुख कीजिए और उन तक पानी पहुँचाइए। साथ साथ ये भी बताया चले कि यहाँ खाने की तंगी की तरफ जहाँ बात हो रही है तो हम डाइट की तरफ भी बात कर सकते हैं। हमें डाइट भी करनी चाहिए, वैसे हमें जंक फूड ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। एक बड़ी मौमर खातून है जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल वीडियो है, पर आप देख सकते हैं कि वो 100 साल से तो ऊपर की खातून है कम से कम, और बड़ी ज़बरदस्त सेहतमंद लग रही है, एक्सरसाइज भी ठीक ठाक कर रही है, जो कि नजर आ रहा है कि पोते के साथ खेल रही हैं कुछ ना। क्यों तला साहब, डाइट फूड कितना बेहतर है और कितना बेहतरीन है इंसानी ग़िज़ा के लिए, ये आपसे जानूंगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद, क्योंकि वक्त हुआ है एक ब्रेक का। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। दुनिया बोल है में आपका इंतजार रहेगा। अब बताइए आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और आपको बताया चले कि इस वक्त माहौल जो है वो सब्जियों से बाहर निकला है और बड़ा ही खुशगवार हो गया है, क्योंकि अब हमने सोचा है कि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला भी जो है वो होना चाहिए। जब म्यूजिक आ जाता है तो माहौल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है जी। ऐसा ही है। और जब म्यूजिक की बात अगर हम करें तो मेरे ख्याल में वर्दा हम पहले जो पैकेज हमने बनाया हुआ है वो देख लेते हैं, उसके बाद लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि आज की हमारी गेस्ट कौन है और हमें भी ये पता चल जाएगा कि जी। तो देखा आपने इतना जबरदस्त, इतना खूबसूरत सा सॉन्ग था, और इसमें जो खूबसूरत सी मॉडल आपको दिख रही हैं मीशा अली, यूके से वो ताल्लुक़ रखती हैं और वहाँ पे मॉडलिंग भी करती रही हैं और फिर उन्होंने सिंगिंग का अपना सफ़र का आगाज़ किया है और इनके 2-3 गाने बड़े फेमस हो चुके हैं। और अभी सजना सॉन्ग कल रिलीज़ हुआ है और वो भी बहुत एक अच्छा रिव्यू दे रहा है और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यार। आपको लगा कहीं? नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। और नोमान इज आल्सो लुकिंग वेरी हैंडसम, तो कांग्रेचुलेशंस नोमान। आज नोमान हमारे साथ नहीं है, हमने कोशिश की थी कि वो भी हमारे साथ हो, लेकिन कल ही इनका सॉन्ग लॉन्च हुआ है, तो डेफिनेटली बहुत सारी मसरूफियात होती हैं। थैंक यू सो मच मीशा, आपने टाइम निकाला और कांग्रेचुलेशंस फॉर द सॉन्ग।
थैंक यू सो मच, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताइए सबसे पहले तो कि हमें पता चला है कि आप यूके में वेब सीरीज में भी काम करते रही हैं, तो ये एक्टिंग से सिंगिंग का जो सफ़र है, ये जो शिफ्ट है, ये कैसे हुआ? आर्टिस्ट के अंदर जब म्यूज़िक का टैलेंट होता है तो उसमें एक्टिंग भी आई जाती है, क्योंकि एक्टर्स के अंदर एक फीलिंग होती है, वो डेवलप होती है एक्सप्रेशन से। सो तो यस, एक्टिंग एंड सिंगिंग एंड म्यूजिक, ये सब एक ही फैमिली है। अच्छा, सिंगिंग का शौक पहले से था आपको, लेकिन एक्टिंग फिर बीच में आपने मुझे सिंगिंग का शौक था, लेकिन आई वाज वेरी हेजिटेटिंग कि पता नहीं कैसे रिजल्ट आएंगे, पीपल विल एक्सेप्ट मी एज अ सिंगर और नॉट। एक्टिंग में मार्जिन होता है कि ठीक है, एक प्रोजेक्ट किया फिर दूसरे में चलो उससे बेटर कर लिया। सिंगिंग में आपको फिर बेटर से इंक्रीज करना पड़ता है, आप बैकवर्ड नहीं आ सकते। बार को आप इंक्रीज करते हाँ, रहते एक वीडियो अगर आपने अच्छी दे दी है तो फिर आपको दूसरी वीडियो पे उससे ज़्यादा डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो उनको एक्सपेक्टेशंस फैंस को बढ़ जाती है। वो कहते हैं इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है आपको, तो कैसा लग रहा है? अमेजिंग। मुझे लगता है कि जब आप हार्ड वर्क करते हैं ना, तो जब वो उसका रिजल्ट मिलता है आफ्टर यू गिव द एग्जाम्स, और जब रिजल्ट आता है कैसे फीलिंग्स होती हैं, तो वो ये फीलिंग्स होती हैं जब ज़बरदस्त। अच्छा, हमें ये बताइएगा विशा कि ये गाना है और इसके पीछे क्या स्टोरी क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी आप कोई चीज़ लिखने के लिए बैठते हैं तो कहीं ना कहीं से आप कनेक्ट ज़रूर होते हैं, कोई इंस्पिरेशन होती है, कोई आप बीती होती है, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो आपके साथ हुई हो या आपके अतराफ़ में हुई हो, जिसकी वजह से आप इंस्पायर होकर कुछ लिखते हैं। तो आपने ये गाना क्यों लिखा? मैं जब ये उस सिचुएशन में जब ये गाना मैं लिख रही थी, तो मैं एक राइटर के साथ बैठी जिन्होंने पंजाबी में उसको लिखा, ट्रांसलेट किया, क्योंकि आई एम नॉट अ पंजाबी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है पंजाबी में गाना और लिखना। मैं एक और सवाल भी आपसे करूँगी कि आपके साथ जितने भी हमें सॉन्ग पंजाबी में ही है, आई कैन जवाब दें, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। तो जब मैं उनको ये कॉन्सेप्ट बता रही थी, तो मैंने उनको कहा कि आजकल मैं बहुत देख रही हूँ ब्रेकअप्स हो रहे हैं, मेरी फ्रेंड्स के रिसेंटली कुछ ब्रेकअप हुए थे, रीज़न क्या है, चीटिंग पे था। तो मैं उसकी सिचुएशन देख रही होती थी लोगों की, कि वो हार्ट ब्रेक फील करती थी कि यार अभी मैं जैसे भी, वो मुझे चीट भी कर रहा है तो मैं उसके साथ रहूँगी। तो आजकल की वाइफ ऐसी होती हैं, हमारी पाकिस्तानी स्पेशली, कि वो कहती है कि बस हमारा रिलेशनशिप बचे, बस वो वापस आ जाए किसी तरीके से, क्योंकि औरत एक ऐसी चीज़ है जो ऑनेस्ट ही रहती है, अल्लाह ने उसको ऐसे ही बनाया। तो वो एक्सेप्ट, वो इस गाने में मैं ये कह रही हूँ कि तू जैसे भी मुझे रखेगा मैं वैसे ही रह लूँगी, बस तू बस मेरे पास मेरा हो जा। नाज़रीन, मुझे इस चीज़ से एग्री करना पड़ेगा क्योंकि औरतें यहाँ मेजॉरिटी में हैं, वैसे मैं एग्री नहीं करता। एग्री नहीं करती इस चीज़ से कि आजकल की लड़कियाँ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुकी हैं। मेरे ख्याल में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अलावा अगर आप बात करें, अच्छे बुरे लोग हर तरफ होते हैं, तो जाहिर सी बात है मेजॉरिटी हाँ आप कह सकते हैं कि आदमियों में जो है वो ये चीज़ मिल जाती है। पर अलबत्ता ये गाना जो है वो आपने कब लिखा था, कितना अर्सा हो गया इसको, लंदन में या यहाँ? 1 ईयर नहीं यहीं पे पाकिस्तान। अच्छा, और पंजाबी में सारे गाने क्यों, क्योंकि जबकि आपने कहा पंजाबी भी नहीं आती है आपको? पंजाबी बहुत स्वीट लैंग्वेज है और एक्सप्रेसिव है काफ़ी, उसके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप कहना शुरू करें तो उसमें बहुत फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, इस वजह से मुझे अच्छा लगता है। आपको बोलना भी नहीं आता, तो फिर गाना रिकॉर्ड करवाते हुए आपको कितनी मुश्किलात, बहुत हर्डल्स होती हैं। और मैंने एक अरेबिक में भी गाना खुद बनाया, गूगल से ट्रांसलेट करके, वेरी गुड, खुद बनाया है और उसको कंपोज भी खुद किया है, और इंशाल्लाह दुबई में करूँगी। वो भी ऐसे ही सॉफ्ट सॉन्ग है कि जिस तरह से मुझे लग रहा है आपकी नेचर खुद बहुत ज़्यादा पोलाइट एंड सॉफ्ट है, तो इस तरह से आपके गाने भी सारे ऐसे ही? नहीं, मेरा गाना नखरे एक जो मैंने हुमायूं अशरफ के साथ किया है, वो लाहौर में मैंने किया है, और वो बहुत ही भंगड़ा है, जिसपे मैंने रात में कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस भी दी है, और वो बहुत लोगों को अच्छा लगा है। इस फुल ढोल एंड जो हमारा लाहौरी ट्रेडिशन है भंगड़ा, उसको मैंने उसमें लेकर। वेरी गुड। पंजाबी बड़ी स्वीट लैंग्वेज होती है। वर्दा, आपको आती है पंजाबी? नहीं आती, लेकिन मुझे बोलने में बड़ा मजा आता है। बोले पंजाबी में सवाल पूछे अगला। पंजाबी इतनी अच्छी नहीं आती मुझे। नहीं तो बोलने मजा तो आता है ना, क्या हो गया? थोड़ा सा बहुत मजा आएगा अगर आप पंजाबी बोलेंगे, क्योंकि अगर मैं भी बोलूंगी तो बहुत। तुसी पंजाबी सवाल करो ते उन्होंने पंजाबी जवाब भी देना है। तुसी पूछो। पंजाबी आती है? हां पंजाबी। ओ भाई तुसी पंजाबी सवाल करो ना। हमें सवाल तुसी आखो। बना तो लूं। आप बोले मैं भी ऐसे जवाब दूंगी, हंसेंगे। तुसी आखो जी सवाल। जी बोले। ਤੁਹਾਡਾ अगला गाना की है?
थोड़ा अगला गाना की है केड़ा है केड़ा गाना है दूसरा, अगला गाना कौन सा है ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ हाँ सी तुसी पियांगे लस्सी हो गया जी इनकी पंजाबी जो है वो पता चल गई लेकिन इसमें कोई शक नहीं है पंजाबी तो वेरी स्वीट लैंग्वेज हमारी जितनी भी जबानें इलाकाई वो सारी बहुत ही मीठी और बहुत ही प्यारी जबानें हैं वैसे पता है पंजाबी में एक अपनायत सी फील होती है एग्जैक्टली जब भी मुझे आती नहीं है नॉट पंजाबी लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो आपको अपनायत सी फीलिंग नहीं वो बड़ी फ्रैंक जबान है ना उसके अंदर दोस्ती यारी मतलब आप जनाब वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है ओए तू किथे मर रही है आज मतलब बड़ी अपनाइयत है उसको तो ये बड़ी अच्छी एक बात है बाकी ये बाबा बुल्ले शाह ने भी अपने सारे कलाम जो है वो पंजाबी में ही लिखे बहुत ही जबरदस्त कल्चर है अब ये बताइए अगला गाना आपका जो आएगा वो उर्दू में होगा या पंजाबी में होगा या ये जो अरबिक जिसका आपने भी हिंट दिया प्रॉब्ली उर्दू हाँ उर्दू है उसमें काम कुछ शुरू हुआ है कुछ सोचा है या अभी बस यही सोचा है कि उर्दू में कंपोजिशन करवा ली है कंपोजिशन करवा ली है उसका टाइटल ही बता दीजिए ताकि ब्रेकिंग मिल जाए कि आपके अगले गाने का क्या टाइटल होगा तू ही वजह है तू ही वजह है ओके अच्छा वो भी ऐसी थोड़ा सा कुछ आपने मेलोडी से पॉप है मेरे हर जॉनरे अलग अलग हैं फर्स्ट मेरा R&B था उसके बाद भांगड़ा देन दिस इज सजना EDM और अभी पॉप अच्छा इससे पहले भी आपको एक आया था तेरी याद जी दैट इज R&B अच्छा दैट इज जी ओके तो मैं सारे जॉनर ट्राई कर रही हूँ लोग कहते हैं ना एक यार ये भांगड़ा सिंगर है और ये R&B गाने बनाता है ये लड़का या ये सिंगर तो मैं वो ट्रैक को नहीं फॉलो करना चाह रही कि यार नहीं हमेशा ये स्टेप का भी गा सकती है मैंने वेब सीरीज में गाना गाया जवेरिया के लिए जवेरिया सऊद के लिए कौन सी वेब सीरीज कंट्रोवर्शियल है औरत गर्दी अच्छा ओके तो उसके लिए मैंने कंट्रोवर्शियल हो सकता है वेब सीरीज तो वेब सीरीज है हाँ नाम उसका काफी कंट्रोवर्शियल है तो उसके लिए मैंने गाना तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जैसे मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल ऑपोजिट क्योंकि वो इट्स लाइक तेरी ना मेरी अब चलेगी औरत की मर्जी मतलब जैसे कि हमारा एक फेमस भी हुआ था कि आप ये गाना गा के बताएं हमारे ओह माय गॉड आई कांट डू दैट नो दैट इज वेरी आई नीड टू बी वेरी एग्रेसिव फर्स्ट अच्छा हाँ मैं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे बिहाइंड दा चले कोई बात नहीं तो फिर ये मेरे ख्याल में सजना जो है बहुत देर से बैकग्राउंड में बज रहा है आप ये सजना ही गुनगुना दीजिए फिर ओके तो पंजाबी में कहें से है पंजाबी में बोले तुसी जी सजना जो गाना है थोड़ा जिहा नहीं तुसी के अलावा कोई और वर्ड है तुसी नहीं अच्छा लगता तुसी है और क्या कहेगी ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਸਜਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਦਿਓ she knows better slang उनको अच्छी आती है पंजाबी की slang ओह क्या बात है वेरी गुड बहुत अच्छा ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਮੰਗੀ ਤੂੰ ਹੱਸਾ ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਤੂੰ ਪਤੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਰਵੇ ਛਾਵਾ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਜਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਮ ਸਜਣਾ अभी आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा करना पड़ता है ना रात को आपने इसे लॉन्च किया है इस गाने को और रिलीज भी रात में गाया है हम लोगों ने जी रात में रिलीज हुआ है तो ये सॉन्ग जो है ये हमारे व्यूअर्स को बताइए कि अवेलेबल कहाँ पर है YouTube पर साउंड क्लाउड स्पॉटिफाई कहाँ इसे सर्च एवरीवेयर स्पॉटिफाई पे भी है साउंड क्लाउड पे कोई इसे कॉपीराइट्स नहीं है ये सॉन्ग आपका अपना है मेरा अपना है ओके वेरी गुड तो ये आपके चैनल पे यानी अवेलेबल होगा और वो क्या है मिशा अली ऑफिशियल पे मिशा अली ऑफिशियल ठीक है जी अगर आप ये गाना सुनना चाहते हैं तो मिशा अली ऑफिशियल पे जाइए ये गाना सुन सकते हैं जी सही जी थैंक यू सो मच मीशा बहुत बहुत शुक्रिया आपका आई रियली होप कि आपका ये सॉन्ग मजीद बहुत ज़्यादा हिट हो और विश यू ऑल द बेस्ट और आपके अगले आने वाले गानों के लिए बहुत ज़्यादा आपको ऑल द बेस्ट प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है थैंक यू सो मच हमारे नाजरीन का शुक्रिया इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इजाज़त दीजिएगा दुनिया बोल है अल्लाह आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया बोल है तेरी दुनिया बोल है सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।